हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि देश में चुनाव हो चुका है और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आज जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जब मोदी लहर चल रही थी, जब किसी को भी खड़ा कर दो बीजेपी से वो जीत जाता था, तब 20 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, जिसमें से 16 सीटें बीजेपी हारी थी। बाकी कैसे जीती होंगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जब बीजेपी उल्टे सीधे काम करती गई, जनहित में कुछ काम नहीं किया, गरीबों के साथ जुल्म, आदिवासियों पर पेशाब करना और महंगाई का बढ़ जाना और बिल, इस तरह के जब काम हुए और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे नहीं आया, तो विपक्षियों ने सोचना शुरू कर दिया और वो अटक गई ईवीएम मशीन पर। फ्रेंड्स, ईवीएम इस ईवीएम मशीन में धांधली होती है, 100% होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जानकार कहते हैं, और एलन मस्क कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। दुनिया के नंबर 1 अमीर एलन मस्क इस बारे में कह चुके हैं कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर क्या बात है कि जो मोदी सरकार या जो बीजेपी के लोग जब कांग्रेस की सरकार थी, ईवीएम का विरोध करते थे, फिर ईवीएम के फेवर में क्यों हो गए? क्योंकि इससे वो हेरा फेरी बड़ी आसानी से कर सकते थे। फ्रेंड्स, जब इसी तरह चलता चला गया तो विपक्ष के कुछ लोग और ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ वकील, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग जिन्होंने देखा कि डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, डिक्टेटरशिप की इस्टेब्लिश करने की पूरी तैयारी है, तो उन्होंने इस पर विचार किया और वो भी ईवीएम में अटक गए और इस ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग, जो बीजेपी की रखेल है, उन्होंने ईवीएम पर बैन नहीं लगाया और ईवीएम से ही चुनाव हुए। तो बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी, लेकिन अब की बार बैसाखियों की सरकार है, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो ईवीएम तो बैन नहीं करा सकी, लेकिन बहुत हद तक वो अवेयर रहे कि वोटों की हेराफेरी ना हो, जिससे चुनाव के नतीजे इतने प्रभावित हुए कि सही मायने में तो जनता ने बीजेपी को बिल्कुल नकार दिया है। बीजेपी अगर कहीं है तो सिर्फ वो धांधली के बल पर है, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। बीजेपी अगर कहीं है तो वो सिर्फ ईवीएम के भरोसे है, जिसको लेकर वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जो बीजेपी की रखेल बना हुआ था, ऊपर से मीडिया इन्होंने खरीद रखा था, जो लगातार इस चीज़ को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, लोगों को समझा रहा था। तो जो ईवीएम के खिलाफ थे वो लोग गलत नज़र आते थे। तो बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल गया, लेकिन अब की बार बैसाखियों के सहारे। लेकिन अब जो निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं वोट बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं। हालांकि वो एक मशीन है, जैसे कोई कैलकुलेटर भी होता है, तो 2+2=4 होता है। इसलिए मशीन में जो वोट डाले जाते हैं वो
एग्जैक्ट रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन फिर आंकड़ा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? तो ऊपर नीचे होने का मतलब है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, बीजेपी ने कहीं तो कुछ गड़बड़ की है। और इसी गड़बड़ के आधार पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर ये बीजेपी ना करती तो बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारती कि शायद फिर उठ नहीं पाती। एनीवे, जैसे तैसे करके उन्होंने बेईमानी से अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब उनकी सरकार गिरेगी भी कि तो बहुत बुरी तरीके से। सरकार बैसाखियों के सहारे है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार शामिल हैं। नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से पहले ही मशहूर हैं। अगर उनको मनपसंद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पीकर का पद, इस तरह की उनकी डिमांड्स अगर पूरी नहीं होती है तो वो रुक कर सकते हैं इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, मोदी को बता दिया कि बस तुम ही, ऐसा नहीं कि तुम ही सर्वे सर्वा हो। अदरवाइज मोदी ने अनाउंस कर दिया था कि मैं मैसेंजर ऑफ द गॉड हूँ, और अगर अब की बार बहुमत में आ जाता तो शायद वो खुद को गॉड भी कहलाने लगता। तो फ्रेंड्स, अब आगे की बात यह है कि ये बैसाखियों की सरकार, प्रधानमंत्री को इतनी अपनी फिक्र नहीं होती जितनी नीतीश बाबू की होती है। कहाँ हैं, कैसे हैं। उनसे जब तक बात ना कर ले उन्हें चैन नहीं आता। वो पीएम मोदी जिसका 56 इंच का सीना होता था, अब 56 सेंटीमीटर का हो गया है। फ्रेंड्स, आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है अप्रत्याशित, जिसको इतिहास याद रखेगा। और गरीबों पर जुल्म करने वाली ये सरकार, ये गवर्नमेंट, जिसको लोग मोदी सरकार कहते हैं, इसको लोग स्ट्रोंगली मैं कह रहा हूं गालियां दिया करेंगे। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। आज हम उस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि क्या हम सही कह रहे हैं। सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसी 12 जून को जब नायडू बाबू के शपथ समारोह में मोदी जी आंध्र प्रदेश पहुंचे तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जरूर पधारेंगे, लेकिन मोदी जी इंतजार करते रह गए, नीतीश कुमार नहीं आए, पीएम इंतजार करते रह गए। अब इस बार 19 जून को मोदी जी फिर से बिहार जा रहे हैं, नालंदा जा रहे हैं, और इस बार मोदी जी थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बार बार पटना से पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत तो ठीक है, मिजाज तो ठीक है, क्या नीतीश कुमार नालंदा पहुंचेंगे, क्या मोदी जी के साथ मंच साझा करेंगे, सब ठीक है ना, ऑल इज वेल। सवाल इस बात का है दोस्तों, नीतीश वहां नालंदा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो नीतीश को डिसाइड करना है, लेकिन सवाल ये है, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि मोदी और नीतीश कुमार में जो ट्रस्ट है, जो एतबार है, वो इतना कम हो गया है कि मोदी जी का दफ्तर 10 बार पूछता है क्या नीतीश कुमार आएंगे। जी हाँ, किंग मेकर से पूछ रहा है कि क्या उनके समारोह में, उनके जलसे में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। और हकीकत यह है कि एनडीए में सहयोगी दल और बीजेपी के बीच में जो रिश्ता है, या जिस एतबार पर रिश्ता खड़ा है, वो वाकई कितना नाजुक है।
उधर पटना से कुछ और चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। हालांकि तस्दीक ना नीतीश कुमार का कैंप कर रहा है ना तेजस्वी का कैंप कर रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं, अंदर की बात यह है कि नीतीश कुमार अभी से प्लान बी तैयार कर रहे हैं। प्लान बी का मतलब विकल्प खोज रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वैसा क्या होगा। यानी अगर मोदी कहीं ना कहीं दांव देते हैं, दांव देने का मतलब है कि अगर मोदी जी ने नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी, स्पेशल पैकेज बिहार को नहीं दिया, अगर विधानसभा भंग नहीं कराई, साथ नहीं दिया नीतीश कुमार का, तो फिर नीतीश कुमार की टीम प्लान बी को लेकर आगे बढ़ जाएगी। और ये जो प्लान बी है नीतीश कुमार का, ये प्लान बी बहुत साफ और स्पष्ट है कि अगर मोदी थोड़ा सा भी ना नुकुर करते हैं तो फिर तेजस्वी के दरवाजे खुले हुए हैं। और उधर तेजस्वी के दरवाजे खुले हुए हैं और इधर इंडिया अलायंस के सारे नेता न्योता दे चुके हैं नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं और इसकी भनक मोदी और शाह को भी लगी हुई है। यानी दोनों तरफ, दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं टेंशन है, कंफ्यूजन है, सस्पेंस है। हम दोस्तों, मोदी जी जब से अल्पमत में आए हैं, गिनती मोदी जी की जब से कम हुई है, मोदी जी जब से बैसाखियों पर आ गए, तब से मोदी जी के चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का एक समंदर आप कह सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो नीतीश फैक्टर है, लेकिन नीतीश फैक्टर से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कई बड़े राज्यों के निर्णायक चुनाव इस साल के आखिर में हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, फिर हरियाणा है, फिर झारखंड है, हो सकता है बिहार भी हो। और बदकिस्मती देखिए मोदी और शाह की कि इन सभी राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जो गढ़ रहे बीजेपी के, इस बार दाल बहुत पतली है मोदी जी की। और खुदा ना खास्ता अगर इन तीनों राज्यों में चुनाव मोदी जी के पक्ष में नहीं आता तो दोस्तों ये तय मानिए कि नीतीश फैक्टर तो बाद में आएगा, उल्टी गिनती मोदी जी के सत्ता की चुनाव के नतीजे आते ही शुरू हो जाएगी। यस, नीतीश फैक्टर से भी बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र हरियाणा फैक्टर। बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, ये करो और मरो की स्थिति है मोदी जी के लिए। उनके करियर का सबसे बड़ा बैटल होने जा रहा है, क्योंकि गद्दी उनकी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, ये राज्य तय करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सोच इंडिया अलायंस की भी, उसे भी इस मौके की तलाश है। एक बड़ा सवाल है और इसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत हैं, हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, बारीक निगाह रखते हैं, और हमारे पास बिहार की इनपुट है जो अभिषेक कुमार देंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं इन तीनों एक्सपर्ट्स के पास। अभिषेक, पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि सवाल नीतीश कुमार पर है और इसी सवाल में अमित शाह और मोदी उलझे हुए हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में जानना चाह रहा हूं कि इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है नीतीश कुमार को हैंडल करने में। देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी को जो मिलना था, उनके सांसदों का समर्थन वो दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी से जो चाहिए वो अब तक उन्हें मिला नहीं है। बीजेपी से उन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और दूसरी सुविधाएं, जो पैकेज था बिहार बंटवारे के वक्त का, वो चाहिए। लेकिन उन दोनों से पहले जो राजनीतिक चीजें बीजेपी से चाहिए, उसमें सबसे ऊपर आता है बिहार विधानसभा को यथाशीघ्र भंग कर बिहार विधानसभा का महाराष्ट्र के साथ और हरियाणा के साथ चुनाव कराना। और उसमें अब तक नीतीश कुमार सफल नहीं हुए हैं। एक बाई इलेक्शन भी आ गया और उस बाई इलेक्शन का नतीजा 13 जुलाई को आएगा। तो ये लगभग क्लियर है कि 13 जुलाई तक बिहार की विधानसभा को भंग करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभव नहीं होगा। 3-4 बड़े डेवलपमेंट्स है दीपक जी, जो इस बाई इलेक्शन के बाद हुए हैं। पहला, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में है। अब वो किस लिए बुलाई गई, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाएगा? दूसरा, उसके 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के दौरे पर आना है। नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है। नीतीश कुमार अपने गृह जिले में, यानी उनके गृह जिले में जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उस दौरे पर उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और राजनीतिक रूप से देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण और जिस पर लोगों की नजर आमतौर पर जा नहीं रही है, वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एकदम से लोकसभा चुनाव के बाद
करीब करीब चुप्पी साध ली है। वो मौन व्रत वाली भूमिका में चली गई है। दिख नहीं रहा कि जमीन पर राष्ट्रीय जनता लेकिन दल एक चीज अभिषेक, जी। नीतीश कुमार जब बीमार होते हैं तो कई विकल्प खोल देते हैं। कुछ लोगों से वो मिलते हैं, कुछ लोगों के लिए वो बीमार नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो बीमार हो जाते हैं। अगर उनको किसी समारोह में एनडीए के नहीं जाना है तो वो बीमार हैं, और अगर उनको जाना है तो बीमार नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी नीतीश कुमार बीच में अस्पताल गए थे, कुछ लोगों को कहना था कि अब नाउ ही इज फुली फिट, अब आपको उनको दिक्कत नहीं है। क्या ये इस बार जो बीमारी है इस वक्त वो नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर है? क्या उस नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते वो, या फिर हम ये मान के चलें कि वाकई नीतीश कुमार जो है अस्पताल गए थे तो कोई गंभीर लक्षण थे? देखिए, गंभीर लक्षण की बात तो नहीं आई थी। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो बीमार हो वो डॉक्टर के पास जाए और उसके बाद डॉक्टरों के साथ एक फोटो सेशन हो और उस फोटो को पब्लिक किया जाए। पब्लिक डोमेन में वो फोटो है, आपने देखी होगी डॉक्टरों के साथ। जी। बीमार व्यक्ति फोटो सेशन कराते हुए डॉक्टरों के साथ खड़े होकर के, हालांकि मैं नहीं जानता कि उनकी दिक्कतें क्या है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी अटपटी चीज थी कि मेदांता हॉस्पिटल जो पटना में है उसमें बिहार सरकार की भी हिस्सेदारी है। उस हॉस्पिटल में के डॉक्टर और जो सपोर्ट स्टाफ थे, नर्स वगैरह, उनके साथ फोटो सेशन हो रहा है और उसमें नीतीश कुमार तन कर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कहीं से वो बीमार नहीं दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत सारी ऐसी होती है, सबको होती है जी। डॉक्टरों से ज्यादा फिट लग रहे हैं, मैंने तस्वीर देखी, डॉक्टरों से ज्यादा फिट मरीज लग रहा है जी। तो उनकी बीमारी किस स्तर की है मैं नहीं जानता। हाथ में दर्द हुआ था, इसके लिए वो गए थे, लौट आए। और उसके एक दिन पहले की घटना मैं आपको बताऊं, 1 या 2 दिन पहले की, शायद 1 दिन पहले की है। कैबिनेट की बैठक हुई 3 महीने के बाद। कैबिनेट की बैठक में जो तकरीबन 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उस प्रस्ताव को मंजूरी देते वक्त एक एक की फाइनेंशियल डिटेल नीतीश कुमार ने खुद चेक की और जो अंदर से जानकारी मिली वो यही जानकारी मिली। कई मंत्रियों को तो उन्होंने टोक भी दिया, झिड़क भी दिया, कहा कि इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा क्या होगा, आप ही एक मंत्री बने हैं क्या, इस तरह की बातें भी हुई। यहाँ तक कि एकाध मंत्रियों ने रोकने की कोशिश भी की। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। जी आ रहा हूँ मैं, जरा उमाकांत लखेड़ा साहब उनके पास चलता हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। लखेड़ा साहब, बरसों बरस से आप सियासत देख रहे हैं और नीतीश कुमार जैसे कई चरित्र आपने देखे हैं, उनको कवर किया है, उनको समझने की कोशिश भी आपने की। ये नीतीश कुमार को इतना मुश्किल क्यों हो रहा है हैंडल करना? अमित शाह के पसीने छूट रहे हैं, मोदी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना मुश्किल क्यों है नीतीश कुमार को हैंडल करना? देखिए, इसका जो सबसे मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर काफी प्रचंड बहुमत से 303 खुद ले आती जैसे 2019 में लेके आई थी और एक बड़ा भारी बट वृक्ष बन करके होता, तो इनकी सबकी मजबूरियां थी। किसी के पास ना कोई नखरे होते, ना कोई सवाल होता और ये किस्म से एकदम नतमस्तक की मुद्रा में होते। लेकिन आज हालत यह है कि खुद अल्पमत में मोदी सरकार चलाने को विवश हुए हैं और जब आपके अंदर सरकार चलाने के लिए जो पर्याप्त बहुमत आपको नहीं मिला तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आपको हिमाचल प्रदेश में दिखाई देंगे और उसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट बिहार में दिखाई देंगे, जहां आप एकदम तलवार की धार पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार को के पास खोने को कुछ नहीं, आपके पास खोने को बहुत कुछ है। इसलिए बहुत कुछ है कि नीतीश कुमार जो आप फैसले ले रहे हैं, जो भी आपने किया, मतलब जो ट्रीटमेंट किया, एक किस्म से हिंदी बेल्ट का वो सबसे बड़ा पार्टनर था नीतीश कुमार यूपी बिहार का, और आपने उनके लोगों को असंतुष्ट कर दिया है। वो जो 12 सांसद चुन करके आए हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, केंद्र सरकार को इस क्रूशियल मौके पर सपोर्ट करेंगे, उनके अंदर जो एक जज्बा होना चाहिए कि हमारी सरकार है, वो जज्बा पूरी तरह मिसिंग है। और इसके क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हो रहा है तो अब असली जो खींचातानी होनी है वो खींचातानी ये होनी है कि 2019 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की ताकत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया था। आज वो
चिराग पासवान ब्लू आइड बॉयज बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। चिराग पासवान ये भूल गए हैं कि उनके पिताजी का जो बंगला था जनपद पर जहां वो रहते थे, उसका सामान सड़कों पे फेंक दिया और वो हाथों हाथ वो उनके पार्टी को विभाजित करके उनके चाचा को 4 साल तक आपने 5 साल तक गोद में बिठाए रखा। तो ये सारे जो सवाल है, ये अंतर्विरोध इतने ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत, देखिए नीतीश कुमार का ये अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये आखिरी कार्यकाल होगा उनका, और उनके लीडरशिप में चुनाव होना बहुत जरूरी है। उसके नीचे वो मानेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है नीतीश कुमार भाजपा के लिए मैदान खाली कर दे। वो मैदान खाली करने वाले नीतीश कुमार है नहीं, क्योंकि जो विरासत है वो ऐसी विरासत को नहीं छोड़ना चाहते कि वो कहेंगे साहब नीतीश कुमार एक हारे हुए योद्धा की तरह, जैसे नवीन पटनायक उड़ीसा में है। तो मैं नहीं मानता इस तरह की बातें कि ये ज्यादा दिन ये चीज चलेगी और ये झगड़ा फसाद जरूर होगा। टेंशन बढ़ रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के भीतर, जो अविश्वास है विश्वास बढ़ेगा। टेंशन बढ़ रही है, टकराव बढ़ रहा है, पर्दे के पीछे चीजें बहुत सही नहीं है। वो सिर्फ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की बात नहीं हो रही है। नीतीश कुमार भी एक तरह से, एक आप कह सकते हैं, इस पूरे एनडीए के एक नए फूफा हो रहे हैं, जहां उनको समझाना मनाना बहुत ही, आप कह सकते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नीतीश कुमार को नहीं समझाया जाता। डॉक्टर साहब, क्या वाकई एनडीए में टकराव बढ़ता चला जा रहा है? क्या टेंशन बढ़ती चली जा रही है मोदी और शाह की? देखिए दीपक जी, जो हम लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, सेहत नीतीश कुमार की खराब नहीं है, सेहत असल में मोदी जी की खराब है, ये एनडीए सरकार की खराब। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी वो मौका मिल रहा है भाई। एक तो बिना शर्त उन्होंने समर्थन दिया और उस हद तक जाकर के दिया कि आपने उनके हाथ में कमल का फूल पकड़ा दिया, वो भी उन्होंने ले लिया, और उसके बाद वो पैरों में भी पड़ गए। बावजूद इसके जेडीयू को वो नहीं मिला जिसकी वो अधिकारी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का सेहतमंद रहना ये जरूरी है, वो सरकार के लिए भी जरूरी। तो डेफिनेटली ये अभी संकट बढ़ने वाला है। हो सकता है कि वो 26 तारीख को आपको दिखाई पड़े, 26 जून को जब स्पीकर का इलेक्शन हो उस समय दिखाई पड़े। लेकिन ये स्थिति मुझे लगता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं जो हालात है, इसलिए मैंने कहा कि सेहत तो दरअसल मोदी सरकार की ठीक नहीं। अब इस पे जो शह और मात का गेम होना है, उसमें नीतीश कुमार शह देंगे या अमित शाह उनको शह देंगे, ये अभी देखना बाकी है। तो बिहार की जो पोजीशन है कि आरजेडी साइलेंट मुद्रा में बैठी है, नीतीश कुमार हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? इटली घूम के आए हैं, अब तो नालंदा जाना है आपको, तो नालंदा जाना है तो नीतीश कुमार को फेस करना है ना आपको। उन आंखों में आंखें डाल करके आप कैसे बात करेंगे? बुरे वक्त में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और आपने उसको झुंझुरा पकड़ा दिया, आप कैसे आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे? कुछ तो शर्म लाज हया कुछ तो रहेगी। तो नीतीश कुमार नहीं छोड़ने वाले। जितना नीतीश कुमार की राजनीति को हम लोग समझते हैं, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हमें तो आश्चर्य होता है कि जब वो अपने हाथ में वो कमल के फूल वाला चीनी खिलौना लिए थे, तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें उन्होंने हासिल की, 12 सीट लेकर के किंग मेकर की भूमिका में आए। तो वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से क्या छोड़ देंगे, ऐसा लगता तो नहीं। ऐसा लगता नहीं है। अभिषेक, एक चीज और, जैसे कि लखेड़ा साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, इन दोनों लोगों का कहना है कि भाई नीतीश कुमार प्रॉब्लम तो देते रहेंगे। एक चीज और कही प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने कहा कि बीमार नीतीश कुमार नहीं है, बीमार मोदी सरकार है। आपको लगता है कि क्या इस तरह की जो चर्चा हो रही है पटना में कि नीतीश कुमार प्लान बी बना रहे हैं, नीतीश कुमार की कुछ लोग आरजेडी के टच में, क्या प्लान बी बन रहा है जेडीयू का? देखिए दीपक जी, प्लान बी को समझने के लिए प्लान ए को समझना जरूरी है।
नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता एनडीए गठबंधन के तहत महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की है, जिसमें बिहार की 243 सदस्यों की असेंबली में वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी कम से कम 130 सीट पर चुनाव लड़े। और उनकी पार्टी का मानना है कि ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब बीजेपी के अलायंस है। बीजेपी अपनी 113 सीटें जो बचती है वो खुद लड़े या उसमें उनको एकोमोडेट करे, वो जाने। पहली प्राथमिकता यह है कि 130 वो लड़े और 90-95 सीट वो जीत करके आए। और 90-95 सीट वो इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि उनसे छोटी पार्टी राजद या भाजपा में कम से कम एक या दोनों मौजूद रहे विधानसभा में। दूसरी प्राथमिकता, जिसे आप प्लान बी कह रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता के बारे में कहा जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से भी अब लोकसभा के नतीजों को देखने के बाद बहुत ज्यादा विरोध होने की गुंजाइश कम है। वो है कि 2015 के फॉर्मूले से बिहार में 101 जेडीयू बीजेपी जो लड़ी थी, जेडीयू और आरजेडी, वो मतलब आप कह रहे हैं फिर से नीतीश और लालू एक होकर फिर चुनाव लड़ सकते हैं? प्लान बी का मतलब ये है? जी, प्लान बी का मतलब ये है कि बिहार में राजद और जदयू का गठबंधन हो, लेकिन समझौते का फॉर्मूला यही हो कि दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़े 2015 की तरह, और बची हुई जो 40, 42 या 43 सीटें हैं उसको कांग्रेस और लेफ्ट को दे दी जाए। एक ये है। राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनाव का नतीजा देखकर समझ में अब आ गया है कि 2020 का जो नतीजा था वो चिराग मॉडल से जो सीटें नीतीश कुमार की कम की गई, वही सीटें आरजेडी की बढ़ गई थी, जिससे आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। अब चिराग मॉडल की गुंजाइश कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार खुद ही नीतीश कुमार की बैसाखी पट्टी की है, खुद ही चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पट्टी की है। तो वो खेल खेलने की अभिमाकत कोई कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। और जब वो खेल नहीं होगा तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को फिर से 70 या 75 या 80 विधायक तक ले जाना बिना नीतीश कुमार के सहयोग के संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 50 का आंकड़ा पार करवाना विधानसभा में बिना नीतीश कुमार के ये संभव नहीं है। ये गणित बिहार में बन गया है। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, बीजेपी ने जो बड़ी कोशिश की थी कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न देकर अपने आप को ईडीसी का। तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे इन वरिष्ठ पत्रकारों को। इससे आपको समझ में आ गया होगा बीजेपी सरकार के औकात। वैसे तो बहुत सारे समीकरण ये बता रहे थे नीतीश बाबू के लिए बिहार में क्या होगा, और स्पीकर पद के लिए बहुत सारे समीकरण और बहुत सारी चीज़ें ये लेकर आए थे। लेकिन बस हम तो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना रखने वाले, अब 56 सेंटीमीटर का कर लो इसे, क्योंकि अब तुम बैसाखियों के सहारे हो, पता नहीं कब गिर जाओ और पसलियाँ टूट जाएं। और यही हमारी दुआ भी है, क्योंकि तुमने बहुत सताया है गरीबों को, बेरोजगार नौजवानों को। कोई भी अपना शांति से भी हक मांगने के लिए जाता था तो बीजेपी लाठी चार्ज कर देती थी। अब तुम अपना पिछवाड़ा संभालो। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।